सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। तो आप सबको पता है उत्तर होगा भारत। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका ये नवा संस्करण था। 19 फरवरी को शुरू हुआ था, 9 मार्च तक चला। कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान और यूएई में। जो फाइनल था यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, क्योंकि हम बात कर चुके हैं भारत के जो भी मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, मतलब वो सारे मैचेस यूएई में हुए थे। तो फाइनल खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। तो भारत ने इसको जीत लिया। भारत ने तीसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है। बताता हूं इससे पहले 2 बार भारत ने कब जीता। तो अभी तो याद रखना, भारत ने जीत लिया। भारत ने किसको हराया? न्यूजीलैंड को। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र रहे। अब पूरी लिस्ट में आपको बता देता हूं जब से ये शुरू हुआ और अभी तक। तो आप 2-3 डेटा यहाँ पे याद रखना। एक तो भारत ने इसको कब कब जीता है। तो जब ये श्रीलंका में हुआ था, भारत विजेता रहा था। उस समय श्रीलंका और भारत दोनों को विजेता घोषित किया गया था। उसके बाद 2013 वाला जो टूर्नामेंट था, जो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, उसको भारत ने जीता था। और अब ये तीसरी बार 2025 वाला संस्करण भारत ने जीत लिया है। अच्छा, आप ये और देख सकते हो कि इसे भारत एक बार होस्ट भी कर चुका है। सन 2006 वाला जो टूर्नामेंट था उसको भारत ने होस्ट किया था। उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वेस्ट इंडीज को हराया था। और ये भी याद रख लो, ये अपकमिंग इवेंट है जो अगली बार होगा 2029 में, उसे भारत होस्ट करने वाला है। तो भारत इसको अब दूसरी बार होस्ट करेगा। ठीक है, तो इससे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। वर्तमान वाला, और इससे पीछे भारत ने कितने जीते, कब जीते, भारत ने कितनी बार इसको होस्ट किया, आगे जो होस्ट करने वाला है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। सब बातें ध्यान में रखनी है आपको। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित 2-3 ट्रॉफीज में आपको और बताता हूं। एक तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 अभी हुआ था, 32वां संस्करण था। कर्नाटक ने जीता, विदर्भ को हराया था। रणजी ट्रॉफी 2024-25, इसमें विदर्भ विजेता रहा, केरल को हराया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो नवा संस्करण हुआ वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, इसको भारत ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। और जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में, उसको न्यूजीलैंड ने जीता था। उसको भी साउथ अफ्रीका, उसने भी साउथ अफ्रीका को हराया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस और ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा गांडीव। तो अस्त्र MK3 मिसाइल की बात करें तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब जहां तक आप देख पा रहे हो उससे भी आगे तक हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। इसे लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदने के लिए डिजाइन किया गया था, पर अभी इसका नाम बदल करके गांडीव रख दिया गया। गांडीव क्या है? महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। याद रखना। इसको विकसित किया, डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसके रेंज की बात करोगे तो इसकी अधिकतम रेंज है 340 किलोमीटर की। अच्छा, अब इसी तरह से डिफेंस से ही संबंधित कुछ वेपन्स के नाम मैं आपके सामने रखता हूं, और ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न है, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि इग्ला एस मैनपेड्स, ये हमने रशिया से लिया है। ये आप कह सकते हो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। आसमी क्या है? स्वदेशी सब मशीन गन है। सोनोबॉय हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ये हम अमेरिका से खरीद रहे। अग्नि अस्त्र मल्टी टारगेट एक्सप्लोजिव डिवाइस है। भार्गवस्त्र, तो ये सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली है। इसको झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डेवलप किया गया है। नाड़ी तरंगिनी, भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है। नाड़ी तरंगिनी जिसका नाम है। शून्य क्या है? भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है। बंगलुरु का एक एयरोस्पेस स्टार्टअप है, सरला, उसने बनाया। संजय क्या है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, उसका नाम है संजय। हेलियोस क्या है? अमेरिका का लेजर वेपन है। दुर्गा 2, ये हमारा यानी कि डीआरडीओ ने स्वदेशी लेजर वेपन तैयार किया था, वो है दुर्गा 2। और आयरन बीम इजराइल का लेजर वेपन है। ठीक है, तो ये सारे नाम न्यूज में थे, सारे इंपॉर्टेंट है डिफेंस से संबंधित, इनको ध्यान में रखना। और जो आज हमने पढ़ा अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव कर दिया, वो भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत की पहली
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल के एकीकृत विनिर्माण सुविधा ये कहां पर स्थापित होगी? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो भारत का पहला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल प्लांट ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगा, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। और ये भारत की पहली एकीकृत विनिर्माण सुविधा होगी, मतलब इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब एक साथ इनका यहाँ पे उत्पादन होगा। इसमें 1400 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके लिए अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मैसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड कंपनी के साथ समझौता किया है। वैसे आप जानते हो हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य भी है 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनना, और भारत सरकार का लक्ष्य है 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल का उत्पादन करना। अच्छा, 1G इथेनॉल और 2G इथेनॉल का क्या मतलब हो गया? 1G इथेनॉल, ये गन्ने के गुड़ से इथेनॉल हम बनाते थे, उसको 1G इथेनॉल कहते थे। ये जो 2G इथेनॉल है, इसे चावल, गेहूं के भूसे से, मकई के भुट्टे से, कपास के डंठल आदि से जो इथेनॉल बनता है उसे 2G इथेनॉल कहते हैं। और याद रखना, 2G इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री G1 योजना शुरू की थी। कब? 2019 में। और अभी इसे 2028-29 तक बढ़ा भी दिया गया था। और एक और पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं कि मोदी जी ने ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा हरियाणा के पानीपत में स्थापित पहली 2G इथेनॉल परियोजना का उद्घाटन किया था। ये 2022 की बात है। ठीक है, अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हुई है तो लेकर के चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश। ये रहा मैप में HP, मतलब हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला हो गई। मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। मुख्य रूप से 3 दर्रे माउंटेन पास यहाँ देखने को मिलेंगे, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा चला दर्रा। पोंग बांध है यहाँ पे व्यास नदी पर, पंडो बांध भी यहीं पर है, इसी नदी पर। और बाकड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है, चमेरा बांध है रावी नदी पर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, राजकीय पक्षी है जुजराना वेस्टर्न ट्रोगोपेन भी कहते हैं। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश यानी कि पिंक डोडोडेंड्रॉन। यहाँ के लोक नृत्य हैं नाटी, डांगी और छपेली। उसके अलावा अभी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 ये भारत में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल यानी कि 0 की परंपरा शुरू की। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल यहाँ पे शुरू हुई थी। फ्लाइंग फेस्टिवल यहाँ मनाया गया था। उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये बनेगा हिमाचल के धबोटा में। ठीक है, तो हिमाचल से ये भी प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने जारी किया? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, 47वें नंबर के बने थे अभी, जिनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। तो अभी उन्होंने ही अमेरिका में एक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का ऐलान किया है। अब इसका मतलब क्या है, उससे पहले आप ये समझो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी पहले भी आपने नाम सुना होगा, मैंने कई बार समझाया भी है। एक तरह से ये डिजिटल करेंसी होती है, या आप इसे वर्चुअल करेंसी बोल दो, जो केवल कंप्यूटर यानी कि आप यूं समझो ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। जैसे हमारे जेब में होते हैं ना 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, तो ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, केवल ऑनलाइन ही आप इसे रख सकते हो वॉलेट में, ऑनलाइन ही आप इसे एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, इसीलिए इसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं। तो बिटकॉइन ये क्रिप्टो करेंसी का ही एक बहुत ही फेमस रूप है। जैसे बिटकॉइन होता है, एथर होता है, बहुत सारे तरह के होते हैं, जिसमें सबसे फेमस ये बिटकॉइन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रचलन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आया था ये लगभग 2009 में आया था, और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आप यूँ देखो, एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है 87,000 US डॉलर के बराबर होती है। वैसे ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लगभग अभी इसके आसपास है ये। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाएंगे। तो रिजर्व से आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे रिजर्व करेंगे कुछ, तो यही इसका उद्देश्य है कि अमेरिकी सरकार के पास जो भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है उससे वो इसमें रिजर्व रख सकेगी, ताकि भविष्य में इसे इस्तेमाल किया जा सके, इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा जा सके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो जनता के टैक्स का जो पैसा है उससे बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बिटकॉइन बहुत महंगा आता है।
तो जनता के जो टैक्स का पैसा है, भाई सरकार की इनकम क्या है, मुख्य रूप से जो टैक्स का पैसा है वही है, तो वो बिटकॉइन खरीदने में नहीं लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। वो यहाँ पे रिजर्व में वही बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी रखेंगे जो कि उन्होंने हासिल की है जब्ती वगैरह करके। जैसे किसी का क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने जब्त कर लिया किसी इलीगल कारण से या जैसे भी हो, उनकी सरकार ने जो भी क्रिप्टो करेंसी जब्त की है वो यहाँ पे रिजर्व रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे। अच्छा, अगर पूछूं बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। अब बात अमेरिका की हो रही है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल होती है वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे। और न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। और प्रेसिडेंट हमने कहा डोनाल्ड ट्रंप है, 47 नंबर की इनकी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं। और अभी एफबीआई के डायरेक्टर यहाँ पे कौन बने थे? काश पटेल बने थे, वो भी याद रखना। उसके अलावा अमेरिका से और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न याद दिलाऊं तो अभी अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को दिया गया था। किसे? लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से हैं। और अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 आया था, भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पर अमेरिका था। अमेरिका ने लेजर वेपन हेलियोस का परीक्षण किया था। और WHO और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अलग हो चुका है अमेरिका। और वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश ये अमेरिका रहा। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया अमेरिका ने। और यहाँ का जो आधिकारिक पक्षी है वो किसे घोषित किया था? बाल्ड ईगल को। और अभी AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2024, इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये भी 2 अमेरिकियों को मिला। एक है एंड्रू जी बार्टो और एक है रिचर्ड S सटन। अभी अमेरिका से ये सारे प्रश्न अभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना ये कहां पर शुरू हुई है? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी केरल सरकार ने एर्नाकुलम जिले में गौ समृद्धि नाम से एक पशु बीमा योजना को शुरू किया है। क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना में डेयरी किसानों को उनके मवेशियों के लिए, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई आदि, उनके लिए बीमा कवरेज मिलेगा। मतलब अगर उनके मवेशियों की मृत्यु हो जाती है या वो दूध देना कम कर देते हैं तो इन दोनों केसेस में किसानों को ये बीमा कवर करेगा। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, राजकीय पुष्प है कोन्नी कोन्ना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल और मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे, पेरियार नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क है, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क है। इडुक्की डैम आपको यहाँ पे मिलेगा पेरियार नदी पर। यहाँ का क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनीअट्टम है। क्लासिकल लैंग्वेज होती है क्या? मलयालम। कुछ फेस्टिवल देखोगे यहाँ से तो ओणम हो गया, त्रिशूर पुरम फेस्टिवल, अट्टूकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया, पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव हो गया। अच्छा, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक होता है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। विशु उत्सव कहते हैं। और केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल आपको यहीं पर मिलेगा केरल में। तो केरल से ये सारे स्टैटिक प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज करे, इनको ध्यान में रखना। और हाँ, अगर आपसे पूछे ना कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो भी आंसर होगा केरल में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा जाएगा? तो आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, अभी उन्होंने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्हीं के नाम पर बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रश्न मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अभी असम सरकार ने भी जगीरोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे रख दिया है, तो वो भी ध्यान रखना। वैसे मनमोहन सिंह जी की बात करें, अभी पिछले साल ही हमने देखा था 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ था। वे हमारे 14वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। पद्म भूषण उनको कब मिला था? 1987 में। वो RBI के 15वें नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के नाम पे बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा, ध्यान में रखना। अब कुछ 2-4 नाम मैं आपको और बताता हूँ जो लेटेस्ट अभी जिनके नामों में बदलाव देखने को मिला। तो एक तो याद रखना, अभी महाराष्ट्र ने भी अपने महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, आप कह दो कौशल विश्वविद्यालय, का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे रखा।
कर्नाटक ने रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा था। उसके अलावा जोमेटो ने अपना नाम बदलकर एटर्नल कर लिया। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग हो गया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान, ट्रेनिंग विमान, जिसका नाम है HJT-36, HJT मतलब हो गया हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, विमान का नाम बदलकर यशस कर दिया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले अभी हमने देखे, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ऋषिकोंडा बीच का जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट था उसे अभी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। ये बीच कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। अच्छा, पहले अगर हम बात कर लें ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की, कौन देता है इसको? तो डेनमार्क स्थित एक संस्था है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ये दिया जाता है। और ये दर्जा कुछ निर्धारित मानकों पर खरा उतरने के लिए दिया जाता है, जैसे तटों को पर्यावरण अनुकूल बनाना, और उसके लिए तट को प्लास्टिक और कचरा मुक्त करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये सब बातों को ध्यान में रखकर। तो अगर तट साफ होंगे, तट साफ सुथरे दिखेंगे, तो पर्यटक वहां पर आएंगे। तटों पर पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, तटों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और यही इसका उद्देश्य है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो अभी कुछ समय पहले ये आंध्र प्रदेश का ये जो ऋषिकोंडा बीच है, ऋषिकोंडा बीच, इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था, और ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र बीच था जिसके पास ये सर्टिफिकेट था। लेकिन अभी इसका जो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ना, इसको अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया। तो इस कारण से ये चर्चा में है। क्यों सस्पेंड कर दिया, क्यों निलंबित कर दिया? क्योंकि यहाँ पे 2-3 तरह की समस्याएं बताई गई। एक तो जो पर्यटक आते हैं तो उनको आती है पार्किंग की समस्या, पार्किंग की समस्या है। सुरक्षा कमजोर है, सिक्योरिटी कमजोर है, कोई भी किसी की भी चीजें चुरा करके भाग जाता है या कुछ भी छेड़खानी हो जाती है, तो सुरक्षा में कमी देखने को मिली। उसके अलावा आवारा कुत्तों का कहर है यहाँ पे, मतलब आवारा कुत्ते भौंकते रहते हैं, एक दूसरे को काट लेते हैं, इंसानों को काट लेते हैं, तो वो मैनेजमेंट यहाँ पे सही से नहीं है। तो इस कारण से ये टैग अभी अस्थायी रूप से इससे ले लिया है। जैसे ये इन कमियों को दूर कर देंगे, वापस ये टैग इसको दे दिया जाएगा। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ये किस देश के पास है, तो याद रखना स्पेन के पास है। आप मुझे बताओ केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और वहीं तमिलनाडु या तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों कह दो आप, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। यहाँ का राजकीय काला हिरण, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है अशोक, भाषा तेलुगु होती है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे। और उगादी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल, ये सब यहाँ पे होता है। कुचिपुड़ी नृत्य यहीं का है, क्लासिकल डांस है। बेगमपेट हवाई अड्डा मिलेगा यहाँ पे, तिरुपति हवाई अड्डा मिलेगा, नागार्जुन सागर बांध मिलेगा कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध मिलेगा कृष्णा नदी पर, और पोलावरम बांध गोदावरी पर मिलेगा। पुलिकट झील आपको यहाँ मिलेगी, कोल्लेरू झील आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा इसे कुछ 2025 के अगर मैं प्रश्न आपको रिवाइज कराऊं, तो अभी मोदी जी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी थी आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया था पुलिकट लेक है यहाँ पे। और इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर वे निर्माण सुविधा ये कहां पर शुरू की? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने अभी मन्ना मित्र नाम से एक चैटबॉट भी शुरू किया था। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 28वें स्थान पे। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम है साइड रिपोर्ट 2025, मतलब स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025। और इसमें बताया कि भारत जो है ना वो अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है, पर डिजिटली खर्च करने के मामले में भारत 28वें स्थान पर है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी जैसे यूं नॉर्मल यूं समझो, जैसे कि आपके पास, मेरे पास, सबके पास कैश में पैसा रखा हुआ है, आपके जेब में, मेरे जेब में 100 रुपए 10 रुपए सब हार्ड करेंसी है, फिजिकल फॉर्म में करेंसी है। लेकिन डिजिटल फॉर्म में भी हमारे पास करेंसी रखी हुई है, जैसे कि आपके फोन पे में रखा होगा, गूगल पे में रखा होगा, पेटीएम में रखा होगा, जैसे आप डिजिटली एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो। पर डिजिटली खर्च करने के मामले में
हम पीछे हैं भाई। हम संख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, बहुत सारे लोग, और लगभग सबके पास डिजिटल करेंसी है। तो ऐसा कहा गया कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है भारत। सब अपने साथ डिजिटल करेंसी लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन जब डिजिटली खर्च करने की बारी आती है तो हम उतना डिजिटली खर्च नहीं कर रहे। तो उस मामले में, डिजिटली खर्च करने के मामले में हम 28वें स्थान पर है। ये ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट को जारी किया है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने। रिपोर्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, क्या रिपोर्ट कहती है वो मैंने आपको समझा दिया। अभी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं रैंकिंग वाले प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 2-3 दिन से तो मैं आपको लगातार रिवाइज करा रहा हूं। और कौन सी रैंकिंग? 2025 वाली। तो आज मैं एक काम करता हूं, 2025 के रैंकिंग इंडेक्सेस आपको रिवाइज नहीं करवाता, 2024 के लास्ट के महीनों में जो रैंकिंग्स हमने पढ़ी, इंडेक्सेस, सूचकांक पढ़े, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। तो देखो, अभी वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं तो भारत 39 पे था, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58 पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर भारत को बताया। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में केरल टॉप पे रहा। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर गया? तो भारत। पहले पे चाइना, जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग 2024 में भारत 150वें पे है, टॉप पे बरमूडा है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप कंट्री ये भारत है। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया। ठीक है, तो आज इतने ही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये 2024 के आखिरी महीनों में हमने पढ़े थे, तो याद इनको भी रखना। 2025 के तो मैं आपको बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा LIC। तो अभी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट आई है और उसमें बताया कि दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड ये पोलैंड का PZU है, दूसरे स्थान पे चाइना लाइफ इंश्योरेंस है और तीसरे स्थान पे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि भारत का है। और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ये विश्व भर में 12वें स्थान पे आता है। और जो SBI लाइफ इंश्योरेंस है वो टॉप 100 में दूसरा भारतीय बीमा कंपनी है जो 76 नंबर पर है। बीमा कंपनियों में ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं। बाकी बात LIC की हो रही है। तो LIC स्थापना होती है 1956 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था वन मैन ऑफिस नाम से एक डिजिटल पहल शुरू की थी LIC ने। जीवन समर्थ नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था LIC ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIC की बीमा सखी योजना शुरू की थी। कहां से? पानीपत, हरियाणा से। और अभी इसको लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन गया था गोवा, क्योंकि पहला तो हरियाणा है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। 2 दिन हो गए मुझे लगातार बोलते हुए। मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्विज में आप लोगों के लिए तैयार करूं या नहीं करूं, पूछा था मैंने आप लोगों से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो क्विज लगाने में तब तो मैं क्विज लेकर के आऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हों, फिर उसका क्विज तैयार करना पड़ता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से हिंदी में मैंने क्विज तैयार की, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से इंग्लिश में क्विज तैयार की। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जो भी जरूरी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको दिया हर क्वेश्चन में। कल मैंने 2 क्विज अपलोड किए हैं, 2 सेट आपके तैयार किए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इस तरह से मुझे 4 सेट तैयार करने पड़े, 2 हिंदी वाले, 2 इंग्लिश वाले। लेकिन फिर भी आप लोगों का क्या रेस्पॉन्स रहा उस पर? मात्र 30 या 31 बच्चों ने वो क्विज लगाया। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मेरी जगह आप होते तो इतनी मेहनत मैं जब पूछ के कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बिना पूछे कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए चीजें तैयार कर रहा हूँ, फिर भी अगर ये इस तरह का बिल्कुल सुस्त रेस्पॉन्स रहेगा तो आप लोगों की क्या इच्छा होगी? क्या आगे आप लोग कंटिन्यू रख पाओगे उस चीज को, या उतने दिल से आप चीजों को तैयार कर पाओगे? क्या आप खुद से एक बार अपने ऊपर इस चीज को लेकर के देखना। कम से कम यार, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये तो हम मान सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों से पूछ के कोई भी काम कर रहा हूँ या आप लोगों के लिए ही तैयार कर रहा हूँ चीज, कम से कम ज्यादा नहीं तो हम इतना तो मान सकते हैं कि 500 स्टूडेंट्स तो हों हमारे पास कि वो क्विज लगाएं, तो मुझे भी वर्क करने में आप लोगों के लिए और चीजें लाने में मजा आए। 500 1000 स्टूडेंट्स तो लगाए,
लेकिन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न छाट छाट करके आप लोगों के लिए लेकर के आया। और ऐसा नहीं मैंने अपडेट नहीं दिया, और टेलीग्राम पे मैंने आपको उसका अपडेट भी दे दिया था कि क्विज आ गई है। फिर अगर ऐसा ही रेस्पॉन्स रहेगा तो फिर आगे उसे कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। बहुत दुख होता है मेरे भाई, जब इतनी मेहनत करते हैं ना और उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, बहुत दुख होता है। अब जब हर क्विज पे कम से कम 500 स्टूडेंट्स अगर क्विज लगाएंगे तो ही उसका अगला वाला पार्ट में अपलोड करूंगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहां पर हुई है? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो अभी कोलकाता में भारत बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई है। देखो, दोनों देशों ने वर्ष 1972 में संयुक्त नदी आयोग का गठन किया था और 1996 में फरक्का में गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर समझौता किया गया था, पर उसकी मियाद अभी अगले साल 2026 में पूरी हो रही है। तो उस समझौते के नवीनीकरण से पहले आयोग ने एक बैठक की है और यहाँ पे उसके बारे में चर्चा की है। ये भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 86वीं 86 नंबर की बैठक थी। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच नदी विवादों पर चर्चा की गई। आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच में मुख्य रूप से दो नदियों को लेकर विवाद रहता है, एक तो तिस्ता नदी और एक ये जो गंगा नदी पर जो फरक्का बांध है उसको लेकर के विवाद बना रहता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा होती है इनके बीच में। वैसे आपको याद होगा या आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जमीनी विवाद भी हुआ करता था। कौन सा? 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर के, पर हमने उसे 100वां संविधान संशोधन करके इसे बांग्लादेश को दे दिया और उस विवाद को समाप्त कर दिया। बाकी बात बांग्लादेश की हो रही है, तो एक बार ले चलता हूं मैं आपको बांग्लादेश। ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका, बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा, करेंसी टका होती है, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा लगाता है? तो वो बांग्लादेश ही है। और भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाता है? तो ममता करके याद रखना। एम से हो जाएगा मिजोरम, ए से हो जाएगा असम, फिर एम से हो जाएगा मेघालय, टी से हो गया त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश से आपको याद आएगा अभी 2 क्रिकेटर हमने देखे थे, एक तो मुशफिकुर रहीम, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर है, अभी ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और इसी साल तमीम इकबाल ने भी अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वो भी बांग्लादेशी थे। अभी बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था, ये भी याद रखना। और यहाँ पे अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइए सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का डेली क्विज तैयार किया जाता है, टेस्ट तैयार किया जाता है ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सको। पीडीएफ आपको अवेलेबल होती है, डिटेल्ड पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जिनके कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है कि एप्लीकेशन नहीं चल रही है या जो भी दिक्कत आती है, उसका एक समाधान आप पहले ये किया करो। आपके घर में अगर कोई दूसरा एंड्रॉयड फोन है, घर वालों के साथ नहीं रहते, तो किसी दोस्त का फोन ले लो, उसमें अपनी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देखो और फिर वहां चला के देखो और चेक करो उनके मोबाइल में चल रही है या नहीं चल रही है। अगर उनके चल रही है और आपके मोबाइल में नहीं चल रही है तो इसका मतलब है आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वरना एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप उनके मोबाइल में, घर वालों के मोबाइल में जब भी समय मिले, सुबह शाम को रात में 2-5 मिनट ही तो लगते हैं क्विज लगाने में, तब लगा लिया करो। प्रैक्टिस आपको करनी है, कैसे भी हो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। बाकी फरवरी के मंथली वीडियो वाला मैंने अपलोड कर दिया है पार्ट, आज सुबह आ गया है। और वीकली सारे समाप्त हो चुके हैं फरवरी के। मार्च का भी पहला वाला आ गया है। एक आध दिन में सुपर फास्ट रिवीजन हम कवर कर लेंगे फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले कल की क्विज की रैंकिंग में जो हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स रहे उनकी हम बात कर ले। तो पहले स्थान पे अजीत वर्मा है, फिर सबा है, रंजीत है, निलय, दुर्गेश, रंजन, चित्रा, मंजू, शकील और शर्मिता है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन से रैंकिंग की हमने यहाँ पे चर्चा की है? जो डेली टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपकी आती है, डेली मॉर्निंग में आती है। टॉप 20 क्वेश्चन कौन से? पिछले 1 साल से कहीं से भी 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के डेली आपकी तैयार होती है क्विज। तो ये क्विज आप जरूर लगाया करें। अगर पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो ये सबसे बेस्ट सीरीज है। डेली ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, मात्र 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको आराम से तैयार कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आपके गलत चल जाते हैं तो फिर से आप 2-3 बार क्विज लगा लो थोड़े थोड़े समय में,
ताकि वो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। धीरे धीरे 20-20 क्वेश्चन करके आप देखोगे एक समय ऐसा आएगा जब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथों में होंगे। तो धीरे धीरे कछुआ चाल चलते जाएंगे तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक साथ खरगोश की तरह भागने की मत सोचो, वरना कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना, स्टेडी एंड स्लो ऑलवेज विन द रेस, वही वाली कहानी है। यानी कि धीरे धीरे लगातार चलते जाओ, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलो कल के क्वेश्चंस का हम रिवीजन करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? पंजाब। फिर पूछ रहे, हाल ही में किसने छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को जीता? भारत। फिर पूछा, जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। और रक्षा मंत्रालय ने अभी कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार। ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? हिंद महासागर। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप कंट्री कौन सा रहा? स्वीडन। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं इसका आंसर कई जगह फ्रांस वगैरह ऐसा कुछ कह रखा है, तो मैंने आपको पूरी लिस्ट शो करी है। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट में बताया कि हमने कहीं पे और जगह ये पढ़ा वो पढ़ा, तो उनको मैंने बकायदा लिंक भी शेयर किया है, तो वहां पे जाके उसको रीड कर सकते हैं। किसी को भी ऐसी समस्या है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भी लिंक से शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप रीड कर सकते हैं। बाकी अब थोड़ा सा गूगल खुद से कर लोगे सेल तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। और फिर अगले में पूछा कि एआई कोष को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। अज्ञेय स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक। और आखिरी प्रश्न था, मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इनका संबंध है बांग्लादेश से। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा नाइजीरिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।